तो हेलो नीट एस्पिरेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में। और ये जो थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर है काफ़ी सारे स्टूडेंट को परेशान करता है। और क्यों करता है परेशान, उसका रीज़न है इसमें कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मिसकंसेप्शन क्रिएट करती हैं। इस वजह से कई बार अब ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है। इसमें मेन बात ये है कि एक या दो मिसकंसेप्शन आपके पूरे क्वेश्चन को खराब कर देता है। और उन्हीं मिसकंसेप्शन को आज दूर करने के लिए मैं आया हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप रीनीट 2026 में जो भी क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व करने के लिए सक्षम हो पाएंगे, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। और इस वीडियो को बहुत ही आराम से देखिए, प्यार से देखिए और समझिए चीज़ों को। जैसे कि आप देखिए, हमने पिछले चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, जिसमें से एक चीज़ था इंथैल्पी। इंथैल्पी को हमने पढ़ा था। और वही इंथैल्पी, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट इंथैल्पीज जो इस निकालने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, उन्हीं इंथैल्पीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि मैंने कहा कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्या है ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? तो ये जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना यार, ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो कि एक कांस्टेंट प्रेशर पे इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। दूसरी बात, क्या ये एक्सोथर्मिक है? क्या ये एंडोथर्मिक है? क्या ये एंडो एक्सो दोनों हो सकती है? तो यस, ये दोनों हो सकती है। या तो ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगी, या तो ये इंथैल्पी एंडोथर्मिक होगी ऑलवेज, या तो इंथैल्पी, कुछ इंथैल्पी ऐसी होंगी जो कि एक्सो भी है और एंडो भी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक है, हमेशा एक्सोथर्मिक, और कौन सी हमेशा एंडोथर्मिक है, ऑलवेज एंडोथर्मिक, और कौन सी ऐसी है जो कि एक्सो एंडो दोनों हो सकती है यार। इनकी कैटेगरी डिफाइन करते हैं और कौन कौन सी इंथैल्पीज जो हैं एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, और मे बी एक्सो मे बी एंडो, ये दोनों बातें हम करने वाले हैं। जरा ध्यान से समझिए। आप पीरियोडिक टेबल चैप्टर के शुरुआत में ही हम लोग बता देते हैं कि जो डेल्टा एच होता है, अगर निगेटिव होता है, डेल्टा एच निगेटिव, उसका मतलब ये होता है कि हीट क्या हुआ है? हीट इवॉल्व हुई है, मतलब निकली है, एक्सो एग्जिट, इवॉल्व हुई है हीट। और इसको डेल्टा एच निगेटिव से डिनोट करते हैं यार। अगर डेल्टा एच कहीं पे निगेटिव लिखा हुआ आ जाए, मतलब कि उस रिएक्शन में हीट क्या हुई है? रिलीज हुई है। क्या हुई है? हीट रिलीज हुई है। अगर किसी रिएक्शन में बेटा हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी तो आपके सामने देखने को मिलेगा कि वहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव है। क्या है? डेल्टा एच पॉजिटिव है। समझ रहे हैं? इन दोनों बातों का ध्यान रखें। अब देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन, कौन सी इंथैल्पीज, कौन कौन सी इंथैल्पी एक्सोथर्मिक है। तो बेटा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक इंथैल्पी है, रिएक्शन नहीं, इंथैल्पी है। ठीक है। अब जरा ध्यान से आप समझिए। जैसे कि मैंने कहा कि बेटा अगर आप बैलेंस कर लेते हो रिएक्शन को तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर बैलेंस नहीं कर पाते हो तो फिलहाल के लिए आप इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे और चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे। जैसे कि सी एक्स प्लस एच वाई, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई क्या है यहाँ पे? ये जो एक्स बता रहा है वो कार्बन की संख्या बता रहा है, जबकि जो वाई है वो हाइड्रोजन की संख्या बता रहा है। हाइड्रोजन का नंबर, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं वो बता रहा है। और वैसे ही अगर x प्लस वाई बाई फोर ओ टू मॉलिक्यूल के साथ अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन पार्ट आप लेते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ जो भी चीज़ होगा वो हाइड्रोकार्बन होगा। और अगर ये किसी हाइड्रोकार्बन के साथ O2 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो बनाता है XCO2 प्लस वाई बाई टू एच टू ओ, XCO2 प्लस वाई बाई टू एच टू ओ। ठीक है, CO2
और पानी दोनों बनते हैं। क्या बनते हैं? CO2 और पानी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे x क्या है, अगर x की वैल्यू मान लो कि यहाँ 2 है, तो यहाँ पे भी कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकलेंगे? 2। कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकलेंगे? 2। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या मान लो बेटा 5 है या 6 है, कुछ भी हो सकता है। अगर 6 है बेटा, तो आप जरा देखिए यहाँ पे अगर 6 रखेंगे तो 6/2 कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे? 3। कितने निकलेंगे? 3। और इस दौरान जो इन निकलने वाली एनर्जी है, इवॉल्व होने वाली एनर्जी है, इंथैल्पी है ना, वो बेटा क्या होगा? डेल्टा एच कंबशन कहा जाएगा उसे। क्या कहा जाएगा? डेल्टा एच कंबशन। यानी कि कंबशन के दौरान जो एनर्जी निकल रही है उसी इंथैल्पी को क्या बोलेंगे? बोलो। इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे। ठीक है। इसको निकालने का तरीका, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये रिएक्शन दे दिया, अब हाइड्रोकार्बन पार्ट में वो कुछ भी चेंज कर सकता है, C2H6 कर दिया, C3H6 कर दिया, कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, आप समझ रहे हैं? जैसे कि अगर मान लीजिए बेटा आपके सामने ये है फॉर्मूला, क्या है? डेल्टा एच कंबशन ऑफ समेशन ऑफ जितना भी रिएक्टेंट का इंथैल्पी माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट का इंथैल्पी, डेल्टा एच कंबशन। ठीक है, तो ये टोटल ओवरऑल क्या निकल क्या आएगा? डेल्टा एच कंबशन निकल के चला आ जाएगा उस रिएक्शन का, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का। ठीक है, वैसे ही एक होता है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रेशन मतलब किसी को पानी के साथ जोड़ना, मतलब किसी के साथ पानी को जोड़ना, किसी के साथ पानी को जोड़ना, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन। समझ रहे हैं? जैसे कि ये कॉपर सल्फेट सॉलिड है, एनहाइड्रस सॉल्ट है। एनहाइड्रस का मतलब पानी नहीं है, एनहाइड्रस का मतलब पानी नहीं है। और जैसे ही ये पानी के 5 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक कंपाउंड बना देगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। और इस दौरान जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का नाम होगा डेल्टा एच हाइड्रेशन। क्या होगा? डेल्टा एच हाइड्रेशन। समझ रहे हैं आप? इसको डेल्टा एच हाइड्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तीसरी रिएक्शन जो कि ऑलवेज क्या होती है? एक्सोथर्मिक। ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये जो भी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक वाली हैं। ये हमेशा ही एक्सोथर्मिक नेचर ही शो करेंगे, मतलब हमेशा हीट निकलेगा ही निकलेगा। समझ रहे हैं? जरा देखिए इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों का 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं और आपस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। इस दौरान जो एनर्जी निकलेगी उसको कहा जाएगा डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। आप चिंता ना करिए, जो मिसकंसेप्शन इस चैप्टर में है वो तो आज आपका दूर होगा ही दूर होगा, निश्चित तौर पे। आप इसको थोड़ा अभी ध्यान से पेशेंटली पढ़ लीजिए, पेशेंटली पढ़ लीजिए। ठीक है, जरा देखिए, पेशेंस रख के पढ़ लीजिए इसको। ठीक, जरा देखिए, जैसे कि अगर H प्लस है और OH माइनस है, तो ये जो H प्लस है बेटा कहाँ से आया होगा? कहाँ से आया होगा? एसिड से आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जो OH माइनस है वो कहाँ से आया होगा? बेस से आया होगा। और जब आपस में एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, आपस में एसिड और बेस के ये 2 आयन जो निकले हुए हैं एसिड और बेस से, H प्लस और OH माइनस एक्वस दोनों ही में है, एक्वस। H प्लस और OH माइनस जब रिएक्ट करेंगे तो पानी का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बनेगा? पानी का एक मॉलिक्यूल। और जब पानी का एक मॉलिक्यूल बनेगा, साथ में यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर आपके सामने कोई भी एसिड और बेस होता तो आप सामने वाला सॉल्ट भी बना के लिख सकते थे यहाँ पे। समझ रहे? लेकिन बहरहाल मैं जनरल कंसेप्ट के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे H प्लस और OH माइनस जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? पानी का एक मॉलिक्यूल बनेगा। और इस दौरान जो एनर्जी निकलेगी उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। और ये स्टैंडर्ड भी है, आपको हमेशा याद रखना है ये चीज़। ये स्टैंडर्ड भी है, ये वैल्यू याद रखनी है, ये याद रखनी है, इसको निकालना नहीं है, याद रखनी है, स्टैंडर्ड है। समझ रहे? -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट।
क्या होता है? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वाटर। जब कभी पानी बनता है तो जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, इतनी एनर्जी निकलती है, इवॉल्व होती है, कितनी? 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ठीक है, बहुत पेशेंस से, घबराना नहीं है, बहुत आराम से चीज़ों को करना है। और यही बराबर आप लिख सकते हैं, जब आप किलो जूल में लिखेंगे तो 57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। ये बिल्कुल याद करना है। जैसे कि आपसे अगर ज़्यादा चांस किसके पूछे जाने के हैं, ज़्यादा चांस है ये डाटा पूछे जाने के, ये एक बार को न पूछे, लेकिन अगर पूछता है कभी, जब कभी भी पूछेगा तो ये वैल्यू ही देगा वो। आप समझ रहे हैं? ये वैल्यू देगा। ठीक है, याद दोनों होनी चाहिए, बट एग्जाम के अंदर आएगा तो यही वैल्यू आएगी, 57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। 57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। अब जैसे कि मैं बात करके चलूं, जैसे आप देख रहे होंगे वीक एसिड और वीक एसिड, वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, दोनों को जब आप लेंगे, कभी भी वीक एसिड और वीक बेस दोनों को लेंगे, ठीक है, उस केस में डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन लेस देन 13.7 किलो कैलोरी इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, लेस देन से। पानी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, आप समझ सकते हैं, पानी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और जब आपने वीक एसिड और वीक बेस लिया तो ऑब्वियस सी बात है, इससे कम ही एनर्जी रिलीज होगी, इससे कम ही एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन ये केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री जहां भी आएगी वहां तो एक्सेप्शन का बात तो होगा ही ना यार। लेकिन हम जब एक्सेप्शन पढ़ते हैं तो रटते नहीं, उसकी वजह जानते हैं, और वजह के साथ डिफाइन करते हैं चीज़ों को। और इसलिए एक एक्सेप्शन भी है इसका, एच एफ। एच एफ भी एक वीक एसिड है। क्या है? एच एफ एक वीक एसिड है। जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होंगे तो आपको का ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सारी की सारी चीज़ें पूरी केमिस्ट्री में जो भी होगा वो एक जगह पे करा दिया जाएगा आपको आने वाले चैप्टर के अंदर, जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होंगे। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूं कि जो एच एफ है वो वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड है। एच एफ एक वीक एसिड है, और जब एक वीक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन क्या होना चाहिए? लेस देन 13.7, लेकिन एच एफ के केस में मोर देन 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट होता है। कितना? मोर देन 37.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट होता है। क्या कारण है? ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ एफ माइनस। एफ माइनस के ज्यादा हाइड्रेशन पावर होने के कारण ये वैल्यू बढ़ जाता है, 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट से ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हैं? तीसरी जो रिएक्शन है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। समझ रहे हैं आप? ये भी एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो हम अब कंक्लूड करते हैं कौन कौन सी रिएक्शन होगा। जरा देखिए, हमने पढ़ा कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अभी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, घबराइए नहीं। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये जो चार हैं वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्या? ऑलवेज एक्सोथर्मिक। और ये देखिए आपके सामने है, क्या आपके सामने है ऑलवेज एंडोथर्मिक की जो रिएक्शन है, ये डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो इन केस में कौन कौन सी इंथैल्पी डेल्टा एच पॉजिटिव वाली होती है? मतलब एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब होता है, जैसे कि आपके सामने है बॉन्ड इंथैल्पी। और बॉन्ड इंथैल्पी निकालने का तरीका याद कर लीजिए। क्या? बॉन्ड इंथैल्पी निकालने का तरीका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से बनेगा बेटा। बॉन्ड इंथैल्पी, सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ गैसियस रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। जरा चेक करिए, जब जब आप यहां पे देखिए,
हाँ, देखिए जैसे कि ये जो बॉन्ड इंथैल्पी है बेटा, सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ गैसियस रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है, ये निकालने का इसका तरीका होता है। बाकी जगह पे आप बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ कंबशन जब चेक करेंगे तो ये वाला चीज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, यहाँ भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, लेकिन और रेस्ट ऑल जितने भी इंथैल्पीज हैं उनमें हम यही चीज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, वही चीज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक अल्ट्रा लेवल कंसेप्ट है, अल्ट्रा लेवल कंसेप्ट है, ये कब नहीं लगेगा और कब लगेगा। आपको डिवाइड करना, एडिशन करना, मल्टीप्लाई करना आता है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं आता। क्या मिस होता है जिस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है वो अभी चर्चा करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये भी एंडोथर्मिक है। क्या है? एंडोथर्मिक है। दूसरी रिएक्शन जैसे कि मे बी एक्सो और मे बी एंडो। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है। कोई ऐसा फॉर्मेशन होने में, अगर कोई फॉर्म हो रहा है कोई चीज, उसके फॉर्मेशन में हीट रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इसलिए तो कह रहे हैं कि ये एक्सो है या एंडो है। और दूसरा है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये भी एक्सो एंडो दोनों हो सकती है। तो आज के बाद कितनी रिएक्शन इंथैल्पी हमने पढ़ ली है, कितनी इंथैल्पी पढ़ ली है? 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से 4 तो क्या है? एक्सोथर्मिक है, 2 क्या है? एंडोथर्मिक है, और 2 क्या है? एंडो एक्सो कुछ भी हो सकती हैं। तो ये कैटेगरी आप याद रखेंगे। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कॉपर सल्फेट सॉलिड है एक्वस मीडियम में, जब इसको डालेंगे तो कॉपर सल्फेट एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही तो बात है कि ये सॉलिड से लिक्विड हो गया, एक्वस मीडियम में आ गया, तो इसी को बोलते हैं, जो इस दौरान हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, इसी को बोलते हैं डेल्टा एच सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डेल्टा एच सॉल्यूशन। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि बेटा बॉन्ड इंथैल्पी और कंबशन निकालते वक्त रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, सम ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, तो ये कब नहीं लगेगा, कब आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना पड़ जाएगा? देखिए पहली बात, एक बात और समझ लीजिए, द रिएक्शन ऑलवेज टिक द इन रिएक्शन ऑलवेज टिक द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस। पूछा कुछ भी हो, आपको 1 मोल के लिए ही निकालना है, पूछा कुछ भी हो लेकिन आपको 1 मोल के लिए ही निकालना है, ध्यान रही बात। दूसरा मिसकंसेप्शन, आज जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, मान लीजिए ये ब्रह्मास्त्र ही है, समझिए थर्मोकेमिस्ट्री का, जो बहुत लोग लैग करते हैं, यहाँ तक इवन टीचर भी लैग करते हैं इस कंसेप्ट को। तो इसलिए आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाइए। जैसे कि मान लीजिए बेटा, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, अब फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करोगे जिसका क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है। समझ रहे हो आप? मतलब कहने का मकसद, कहना क्या चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा है यार बेटा। जैसे मान लो कि आपको पता है कि बॉन्ड इंथैल्पी निकालते समय हम हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। या इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालते समय भी हम हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। लेकिन बेटा अगर मान लो डाटा सब फॉर्मेशन का दिया हुआ है, डाटा किसका दिया हुआ है? फॉर्मेशन का। डाटा फॉर्मेशन का दिया हुआ है और आपसे इंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा जा रहा है, उस केस में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाएंगे। यानी कि सारा डाटा फॉर्मेशन का दिया हुआ है और आपसे कंबशन या बॉन्ड इंथैल्पी पूछा जा रहा है, तो आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं करेंगे उस समय पे। उस समय जो डाटा दिया हुआ है वही वाला डाटा अप्लाई करेंगे। मतलब कि अगर फॉर्मेशन का डाटा दिया हुआ है तो आप फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाएंगे आप। समझ रहे हैं आप? ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से सवाल गलत होता है। कई बार सही आंसर आ जाता है, कई बार गलत आता है। आप सोचते हो कि मैंने तो ये पढ़ा है, बट आपका आंसर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट आपको नहीं पता है, इस वजह से। और इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखिए आप, चाहे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए,
परेशान नहीं होना है। जहां जैसी डिमांड वैसी सप्लाई करूंगा, जहां जैसी डिमांड वैसी सप्लाई करूंगा, थोड़ा देर रुक के चलूंगा, आराम से चलूंगा, कोई जल्दी नहीं है। अभी अभी अपने पास बहुत समय है, अभी अपने पास बहुत समय है, आप चिंता ना करिए। केमिस्ट्री तो उड़ा दूंगा, ठीक है, केमिस्ट्री उड़ जाएगी आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। आपको घबराने की एकदम आवश्यकता नहीं, दिमाग में चीज़ों को सेट करना है। फाइनली रीनीट से पहले दिमाग में चीज़ों को सेट कर लेना है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ों को मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, इस चीज़ों को एक बार और समझ लीजिए। क्यों इम्फेसाइज कर रहा हूँ? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है और आप यहाँ गलत कर सकते हो। इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, आपको डाटा वही अप्लाई करना है जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है। यानी कि अगर बॉन्ड इंथैल्पी पूछा गया है आपसे और डाटा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का दिया गया है, तो आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाएंगे। दो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ता है, वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन और बॉन्ड इंथैल्पी ही है। समझ रहे हैं आप? उस केस में ये नहीं लगा देंगे आप, समझ रहे हैं कि नहीं? पूरी तरीके से इस बात को समझ लीजिए, और कहीं डाउट हो इस बात में तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको ये ऑर्डर याद रखना है, आपको ये ऑर्डर याद रखना है। और बेसिकली आपको पता भी होता है कि 1 लीटर एटीएम बराबर 101.3 जूल होता है, 1 आवर बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो इस वजह से इस डाटा को देख के आप इसको अरेंज कर सकते हैं। वैसे आप इसको याद ही रखें डायरेक्टली कि कौन बड़ा बड़ा होता है, एल सी जे ई, एल सी जे ई, एल सी जे ई, ठीक है। सबसे ज़्यादा लीटर एटीएम, फिर कैलोरी, फिर जूल, फिर आर। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास ये लिखा ही हुआ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या है? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन अभी हमने बात की कि इसकी हम बात करेंगे, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन की। तो क्या है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन? बेटा बेटा हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता ही क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। यानी कि आप जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन, समझ रहे हैं? हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी कि कोई भी अल्कीन होगा या अल्काइन होगा, यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या यूं कहें कि कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना, क्या अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कोई भी क्या अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब क्या होंगे, जब उसका हाइड्रोजिनेशन होगा तो उसमें से कुछ एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, एनर्जी निकलेगी, समझ रहे हैं? एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ये रिएक्शन H2PTPD वाला, H2PDPT के साथ, समझ रहे? निकिल H2 के साथ PD पिट्टी और निकिल, मतलब प्लेटिनम प्लेटिनम और निकिल, समझ रहे हैं? ये वाले पढ़ी होंगे, इसी को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। जरा ध्यान से समझिएगा ये। तो उस दौरान जो हीट निकलेगी उसको इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए इस ये C2H2 है, और इसमें जैसे ही दो H2 का मॉलिक्यूल जुड़ा है, वैसे ही ये C2H6 हो गया है, यानी कि अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ आ गया है। मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो चुका है ड्यूरिंग द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, समझ रहे हैं? और देखिए, if in a reaction heat of reactant and product are given, then heat of that reaction can be measured as follow। जैसे कि for heat of combustion and bond enthalpy, जो कि मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के आपको बताया है, क्या हीट ऑफ कंबशन और बॉन्ड इंथैल्पी, उसमें क्या फॉर्मूला चलेगा, मामला रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट चलेगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रेस्ट ऑल केसेस में हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया और अदर इंथैल्पी के केसेस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। लेकिन इस वाले कंसेप्ट को भूलना नहीं है, इस वाले कंसेप्ट को भूलना नहीं है कि चाहे क्वेश्चन में डाटा कुछ भी पूछा हो, लेकिन आपको जवाब उसी के हिसाब से देना है जो क्वेश्चन में डाटा गिवन हो। जैसे कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हो
तो आप हमेशा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही निकालेंगे। वहां पे बॉन्ड इंथैल्पी भी पूछ रहा हो तो उस केस में भी निकालेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगा के, मतलब ये लगाएंगे। समझ रहे हैं? इस बात को एकदम क्लियरली नोट कर लीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं?